Hello students, we are doing exercise 15.1 and in last lecture we have completed up to question number 19. So today we will start from question number 20. Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in figure 15.6. 15.6 में एक rectangular region show किया गया. Suppose कि हम इस rectangular region में कोई die throw करते हैं. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? तो इसी rectangular region के अंदर एक circle बना हुआ है. अगर हम इस rectangular region में कोई die throw करते हैं तो कितने chances हैं कि वो इस circular region में गिरेगी आके. मतलब हमें probability चाहिए कि जो die है that will fall in this circular region. तो अब यहाँ पे हमारे पास rectangle की length और breadth दी गई है और जो circle है उसका diameter भी हमें 1 मीटर दिया गया है. इट मीन्स कि अगर हम कोई डाई थ्रो करते हैं तो टोटल स्पेस विच इज अवेलेबल फॉर द डाई इज दिस रेक्टेंगुलर रीजन. तो दैट मीन्स कि डाई इस रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं पे भी गिर सकती है. तो इट मीन्स जो इस रेक्टेंगुलर रीजन का टोटल एरिया होगा दैट विल बी बिहेव एज टोटल आउटकम्स इन दिस क्वेश्चन. मतलब इसमें जो हम टोटल एरिया निकालेंगे वो डाई जिसमें थ्रो हो सकती है तो दैट मीन वो टोटल एरिया हमारे टोटल आउटकम्स में आएगा. और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो डाई है वो इस सर्कल के अंदर लैंड होगी. मतलब इस सर्कुलर एरिया के अंदर जो डाई है वो लैंड होनी है. तो इट मीन ये जो सर्कुलर एरिया है जहाँ पे डाई के लैंड होने की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो एरिया हमारा फेवरेबल एरिया हो जाएगा. तो इट मीन्स कि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डाई इस सर्कल में गिरेगी. तो उसके लिए एक तो हमें पूरे रीजन का टोटल एरिया चाहिए. देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर रीजन. सो हियर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मीटर, breadth of rectangle is 2 meter, diameter of circle is given 1 meter and radius is 1/2 that is 0.5 meter. उसका हाफ हो जाएगा. अब सबसे पहले हम टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, जो रेक्टेंगुलर रीजन का टोटल एरिया वो हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर. दैट मीन्स हमारे पास जो डाई अगर हम थ्रो करते हैं तो वो इस रेक्टेंगल में कहीं पे भी लैंड हो सकती है. तो वो टोटल एरिया हमारे पास अवेलेबल डाई के लैंड करने के लिए जो टोटल एरिया अवेलेबल है वो कितना है हमारे पास 6 स्क्वायर मीटर. नाउ एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, जो सर्कुलर पार्ट है या सर्कुलर रीजन है उसका एरिया हमारे पास क्या होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर. तो इस सर्कुलर रीजन का एरिया हमारे पास आ गया पाई आर स्क्वायर. सो हियर पाई इज 22/7 इंटू 0.5 स्क्वायर 0.5 होल स्क्वायर. नाउ 22/7 इंटू 5/10 इंटू 5/10 0.5 को स्क्वायर है 2 बार लिख लिया और डेसिमल मूव कर लिया. तो 5 1 5 5 2 10 2 1 2 2 11 22 11 इंटू 5 55 ओवर 7 इंटू 10 दैट इज 70. सो दैट मीन्स कि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो डाई हमने थ्रो की है वो इतने एरिया में लैंड करेगी. अब टोटल एरिया अवेलेबल हमारे पास है 6 स्क्वायर मीटर और प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि इस एरिया में वो लैंड करेगी. So, अब हम इवेंट मान लेते हैं लेट ई बी एनी इवेंट दैट डाई विल लैंड इन सर्कुलर रीजन. हम ई इवेंट मान लेते हैं कि डाई जो है वो सर्कुलर रीजन में लैंड करेगी. अगर डाई सर्कुलर रीजन में लैंड कर रही है तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है. तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. तो अब हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है वो है कि हमने सर्कुलर एरिया में फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी. तो जो सर्कल का एरिया है वो हमारे फेवरेबल आउटकम में आएगा दैट इज 55 ओवर 70 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. और टोटल आउटकम जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो टोटल एरिया इस रेक्टेंगुलर पार्ट का बनेगा, जिस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन का टोटल एरिया होगा वो हमारे लिए टोटल आउटकम्स के लिए काम करेगा. तो दैट मीन्स टोटल आउटकम्स कौन से होंगे जो टोटल एरिया उस डाई के लिए अवेलेबल है. तो टोटल एरिया हमारे पास आया था 6 स्क्वायर मीटर.
अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 55 ओवर 70 नीचे, और नीचे हमारे पास 6 है, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट द कटिंग। 5 11 द, then 5 14, 11 by 14 6 the 84 answer. So probability of the landing of die in circular region is 11 by 84. Question number 21. A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and others are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it or she will not buy it? What is the question? एक लॉट है जिसमें 144 बॉल पेन्स हैं, जिनमें से 20 डिफेक्टिव हैं और जो बाकी हैं वो सारे नॉन डिफेक्टिव हैं। नूरी ने एक पेन बाय करना है। इफ़ इट इज़ गुड, अगर पेन अच्छा हुआ तो वो खरीदेगी, अगर पेन डिफेक्टिव हुआ तो वो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन, शॉपकीपर ने एक पेन बैग में से निकाला और इसे नूरी को दे दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस हैं दैट शी विल बाय इट, कि वो इस पेन को खरीदेगी। सेकेंड पार्ट, शी विल नॉट बाय इट। अब इसमें सेकेंड सेंटेंस में हमें दिया गया नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। नूरी कब बाय करेगी पेन, अगर पेन गुड होगा, और कब नहीं खरीदेगी, इफ इट विल बी डिफेक्टिव। अब प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस में हमने फाइंड करनी है कि शी विल बाय, मतलब वो इस पेन को खरीदती है तो उसके क्या चांसेस है। मीन्स अगर पेन गुड हुआ तो वो खरीदेगी, तो दैट मीन्स यहाँ पे इनडायरेक्टली गुड पेन्स की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। सेकेंड केस में शी विल नॉट बाय इट, मतलब वो कब नहीं खरीदेगी, इफ इट विल बी डिफेक्टिव, अगर पेन डिफेक्टिव होगा तो नहीं खरीदेगी। तो दैट मीन्स सेकेंड केस में इनडायरेक्टली डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहा गया। सो लेट अस स्टार्ट। टोटल पेन्स इन द बैग आर 144, डिफेक्टिव आर 20। तो हमारे पास अगर 144 में से 20 डिफेक्टिव हैं तो जो गुड पेन्स हैं वो कितने हो गए, 144 माइनस 20, 124। नाउ फर्स्ट केस इज शी विल बाय इट। हम इसे इवेंट का नाम भी दे सकते हैं, इसे ई भी कंसीडर कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे शी विल बाय लिख दिया, आप यहाँ पे जो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी लिखनी है उसे ई मान के यहाँ पे पी ई भी लिख सकते हो। तो शी विल बाय इट, अब फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी वो इस पेन को खरीदती है। पेन कब खरीदेगी, अगर वो पेन गुड पेन्स में से हुआ, दैट मीन्स इन 124 में से कोई एक पेन हुआ तो वो खरीदेगी। तो दैट मीन्स हमने गुड पेन्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड दैट शी विल बाय अ पेन इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल कितने हैं, मतलब अगर वो पेन खरीदती है तो वो पेन इन 124 पेन्स में से कोई भी हो सकता है, तो मतलब उसके पास 124 ऑप्शंस हैं। सो जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए वो हो गए 124 ओवर टोटल पेन्स। टोटल आउटकम्स में टोटल बॉल पेन्स, और टोटल बॉल पेन्स कितने हैं, दीज आर 144। लेट अस स्टार्ट द कटिंग। तो मैं पहले 4 के साथ कर रही हूँ। 4 3 द, 4 1 द, एंड 4 3 द 12, 4 6 द। तो 31 by 36 is the probability that she will buy the pen. Now second case is she will not buy. अब वो कब नहीं खरीदेगी पेन, अगर पेन डिफेक्टिव हुआ, तो मतलब वो पेन को नहीं खरीदेगी अगर वो पेन इन 20 पेन में से कोई भी हुआ तो। सो शी विल नॉट बाय, सो प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब हम यहाँ पे शी विल नॉट बाय, वो पेन को नहीं खरीद रही, मतलब डिफेक्टिव पेन की बात की गई है। तो डिफेक्टिव पेन के फेवरेबल केसेस हमारे पास हैं 20 फेवरेबल केसेस हैं, और टोटल हमारे पास है 144। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 20 ओवर 144। Again by 4, 4 5 the, 436. So probability that she will not buy is 5 by 36. Now 23rd question. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. एक गेम है जिसमें कॉइन को 3 बार टॉस किया गया और इसके आउटकम्स को हर बार नोट कर लिया गया। हानिफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हानिफ इस टॉस को तब जीतता है अगर तीनों बार सेम रिजल्ट आए, मतलब या तो तीनों बार हेड आ जाए या तीनों टाइम टेल आ जाए। एंड लूजेज अदरवाइज, अगर तीनों बार हेड ना आया या तीनों बार टेल ना आया तो बाकी केसेस में वो टॉस को लूज कर जाता है। सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज द गेम। क्या चांसेस है कि हानिफ गेम को लूज करेगा।
तो सबसे पहले ये है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 रुपी कॉइन है लेकिन उसे टॉस किया गया 3 टाइम्स। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक सैम्पल स्पेस क्रिएट करेंगे। लेट अस स्टार्ट। अब कॉइन को हम 3 टाइम टॉस कर रहे हैं। अगर हम 1 टाइम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास 2 आउटकम्स होते हैं, हेड एंड टेल। अब यहाँ पे कॉइन को 3 टाइम टॉस किया हम, ये अब यहाँ पे हमारे अलग अलग केसेस हो सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर उसने 3 टाइम टॉस किया, फर्स्ट टाइम भी हेड आ गया, सेकंड टाइम भी हेड आया, थर्ड टाइम भी हेड आ गया, ये हो सकता है। और पॉसिबिलिटी है फर्स्ट टाइम टेल, सेकंड टाइम टेल, थर्ड टाइम टेल, तीनों बार टेल आ जाए। या ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हेड आ गया, बाकी दोनों टाइम टेल। अब ये हो सकता है कि टेल पहले आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, या फर्स्ट टाइम टेल, सेकंड टाइम टेल, थर्ड टाइम हेड आ गया। इसी तरह मान लेते हैं कि एक बार टेल आ रहा है, 2 बार हेड। अब ये पीसेस इंटरचेंज कर देते हैं। तो फर्स्ट टाइम हेड आ गया, सेकंड टाइम टेल, थर्ड टाइम हेड। और ये हो सकता है कि फर्स्ट टाइम भी हेड है, सेकंड टाइम भी हेड है, थर्ड टाइम टेल। तो हमारे पास ये पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। ये सैम्पल स्पेस मैंने क्रिएट कर ली है कि या तो तीनों बार हेड आएगा, या तीनों बार टेल आएगा, या एक बार हेड 2 बार टेल। तो उसके 3 केसेस बन सकते हैं कि हेड पहले आ गया, सेकंड टॉस में हेड आया, या थर्ड टॉस में, बाकी टेल्स। इसी तरह एक बार टेल, 2 बार हेड के 3 केसेस हो जाते हैं कि फर्स्ट टॉस में टेल आए, या सेकंड टॉस में टेल आए, या थर्ड टाइम में टेल आए। इट मीन्स अब हमारे पास इस सैम्पल स्पेस को अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हुए इस केस में, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आवर टोटल आउटकम्स आर हेयर 8। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हानिफ उस टॉस को कब जीतेगा। हानिफ विंस इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, 3 हेड्स और 3 टेल्स। अगर तो तीनों बार हेड और तीनों बार टेल है तब वो इस गेम को विन करता है। तो यहाँ पे हम इस सैम्पल स्पेस को रीड करेंगे। यहाँ पे देखो हमारे पास फर्स्ट केस में तीनों हेड है, सेकंड केस में तीनों टेल। मतलब या तो तीनों हेड आए तब भी वो टॉस को विन करेगा, या तीनों टाइम टेल आए तब भी टॉस को विन करेगा। इट मीन्स जो बाकी सभी केसेस बचे 8 में से ये 2 केसेस हैं उसकी विनिंग के। इट मीन्स जो बाकी केसेस हैं वो उसके केसेस हैं लूजिंग द गेम। तो हमने प्रोबेबिलिटी ई इवेंट मान लिया दैट हानिफ लूज द गेम। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट की होगी फेवरेबल आउटकम्स। मतलब आउट ऑफ 8 कितने केसेस में वो लूज कर जाता है, 1 2 3 4 5 6 केसेस में वो लूज कर जाता है। दीज आर फेवरेबल आउटकम। आउट ऑफ टोटल कितने हैं हमारे पास, 8। इन दोनों को क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया कि अगर तीनों हेड है या तीनों टेल हैं दैट मीन्स वो गेम को विन करेगा। लेकिन हमने उसके गेम को विन करने के लिए उसकी लूजिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दैट मीन इन दोनों केसेस को छोड़ के बाकी जो केसेस बचे उनमें वो गेम को लूज करेगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 6/8। सो लेट अस डू द कटिंग। 2 3 द 8, 2 3 द 6, 2 4 द 8। सो प्रोबेबिलिटी इज 3/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। If 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads, 2 tails, and 1 of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. क्वेश्चन है कि अगर 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली एक साथ टॉस किया जाता है, जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे या तो दोनों में हेड, दोनों बार हेड हो सकता है दोनों पे, या दोनों पे टेल हो सकता है, या दोनों में से कोई एक पे हेड दूसरे पे टेल हो सकता है। तो दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि अगर 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया जाता है तो उसमें या तो 2 हेड बनते हैं, या 2 टेल बनते हैं, या एक हेड एक टेल बनता है। मतलब दे आर आस्किंग अबाउट दैट कि सिर्फ 3 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। सो देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम, और हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो अब इसे हम पहले चेक करते हैं। हियर 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। पहले हम इनकी सैम्पल स्पेस क्रिएट कर लेते हैं कि अगर 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाए तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बनेगी। या तो फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड पे भी हेड आ सकता है, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे भी टेल हो सकता है, फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड पे टेल हो सकता है, और फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड भी हो सकता है। मतलब कि अगर हम सैम्पल स्पेस की बात करें, क्योंकि हमारे पास 2 कॉइन्स हैं तो हम फर्स्ट एंड सेकंड कॉइन लेके चलते हैं। या तो फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे हेड, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड। ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आउटकम्स जो हैं वो बन रहे हैं 1 2 3 4 टोटल आउटकम्स बन रहे हैं।
हमें कहा गया है कि इस केस में 3 आउटकम्स बनते हैं और हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नो हियर प्रोबेबिलिटी, अगर हम हेड और हेड दोनों पे हेड आया उसकी निकालें तो वो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स करके अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या है, हेड हेड वाला सिर्फ सिंगल केस है, फेवरेबल आउटकम इज 1 एंड टोटल आउटकम्स आर 4। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड टेल, दोनों पे टेल है तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी यही होगी, एक बार आता है हमारे पास 1 आउट ऑफ 4। प्रोबेबिलिटी हेड टेल, मतलब एक पे हेड एक पे टेल, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो केसेस बन रहे हैं हेड टेल वाले, चाहे हेड टेल या हम इसे ये भी कह सकते हैं और टेल हेड, इसे इसकी जगह हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ ईच। वन ऑफ ईच में एक का हेड दूसरी का टेल, तो हमारे पास 2 पॉसिबल केसेस हैं, पहले पे हेड सेकंड पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, तो हमारे पास 2 फेवरेबल आउटकम्स है आउट ऑफ टोटल 4 आउटकम्स। सो हियर इज 1/2, द प्रोबेबिलिटी इज 1/2। तो हमारे पास पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज कौन कौन सी हैं, 1/4, 1/4, 1/2, और क्वेश्चन में कहा गया है कि हर एक आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। सो दिस स्टेटमेंट इज false। Now second part is a die is thrown, there are 2 possible outcomes, an odd number और an even number। एक डाई को थ्रो किया गया, 2 पॉसिबल आउटकम्स है, या तो नंबर जो अपीयर होगा वो ऑड होगा और इवन होगा, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो हम पहले डाई की सैंपल स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, डाई को थ्रो किया गया, सो वी आर हैविंग सैंपल स्पेस हियर। डाई पे हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर अपीयर हो सकता है। तो यहाँ पे ऑड नंबर्स हमारे पास हैं, ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 और इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स वी आर हैविंग 2 4 6। इट मीन्स हमारे पास पॉसिबल ये है कि ऑड भी आ रहे हैं इवन भी आ रहे हैं, और ऑड इवन के सेट्स में सारे नंबर कंप्लीटली यूज भी कर लिए हमने। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो एज पर रूल फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। अब ऑड नंबर हमारे पास, टोटल नंबर हमारे पास 6 हैं, टोटल आउटकम 6 हो गए, और ऑड नंबर्स उनमें से कितने हैं, 3। दैट मीन्स कि अगर ऑड नंबर सिलेक्ट होता है तो वो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। सो वी आर हैविंग हियर 3, सो प्रोबेबिलिटी इज 1/2। और क्वेश्चन में सेम कहा गया है कि दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज 1/2, सो हैंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 24, ये दोनों क्वेश्चंस डाई के ऊपर बेस्ड हैं, लेकिन यहाँ पे डाई की 2 टाइम टॉस या ट्वाइसली थ्रो किया गया या 2 डाइस को एक बार थ्रो किया गया। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको सैम्पल स्पेस क्रिएट करना बताऊंगी, उसके बाद हम ये 22nd और 24th क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो नाउ अब यहाँ पे मैंने एक सैम्पल स्पेस क्रिएट की है, और ये 2 केसेस में सैम्पल स्पेस ये क्रिएट की जाती है। फॉर अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, अगर सिंगल डाई को 2 बार थ्रो किया जाए या 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाए, मतलब सिंगल डाई को 2 बार या 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया तो सेम सैंपल स्पेस बनती है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस कैसी होगी, जैसे हमारे पास है कि अगर एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया, फर्स्ट थ्रो में 1 आया, सेकंड में भी 1 आ सकता है। अब फर्स्ट थ्रो का 1 हम फिक्स मान के चलते हैं, मान लो कि फर्स्ट थ्रो पे 1 आ रहा है, तो उसके साथ सेकंड थ्रो पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। इसी तरह हम फर्स्ट थ्रो पे 2 मान लेते हैं कि अगर 2 आ रहा है फर्स्ट थ्रो पे, तो 2 के साथ सेकंड थ्रो का 1 भी आ सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। इसी तरह डाई के फर्स्ट थ्रो पे या फर्स्ट डाई के ऊपर अगर 3 मान ले हम फिक्स है, तो 3 के साथ दूसरी डाई का या सेकंड थ्रो का 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। इस तरह हमने 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ हमारे ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। फर्स्ट नंबर फर्स्ट थ्रो को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड नंबर सेकंड थ्रो को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 2 डाइस हैं तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट डाई के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड नंबर सेकंड डाई के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर एक
डाई को 2 बार थ्रो किया जाए, जब 2 डाइस को एक बार थ्रो किया जाए तो उसके टोटल आउटकम्स बन जाते हैं हमारे पास 6 पार 2 दैट इज 36। तो इस केस में अगर हम इन सारे आउटकम्स को काउंट करेंगे तो ये हमारे टोटल 36 आउटकम्स हैं। मतलब कि जब एक सिंगल डाई को 2 बार थ्रो किया गया, जब 2 डाइस को एक बार साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया तो उनके टोटल आउटकम्स बनते हैं 36। अब क्वेश्चन नंबर जो 22 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22, एक हमें टेबल दिया गया, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13 की बात की है तो वहाँ पे सेम ही केस है। तो अगर हम एग्जाम्पल नंबर 13 एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे है 2 डाइस 1 ब्लू एंड ग्रे आर थ्रोन एट सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पे भी हमारी सैम्पल स्पेस बनी हुई है। यहाँ पे उन्होंने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 1 to 6 फर्स्ट डाई के और 1 to 6 सेकेंड डाई के लिख लिए, तो इनको कंबाइन करके ऑर्डर पेयर बना दिए। तो अब इस पूरी सैम्पल स्पेस में से हमारे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हमारी बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या है, हमें एक टेबल दिया गया है। फर्स्ट कॉलम में उन्होंने इवेंट लिखा है और सेकंड में हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। इवेंट है, ऊपर जो 2 3 4 5 6 अप टू 12 नंबर दिए वो सम है, मतलब जो 2 नंबर डाई के ऊपर अपीयर हो रहे हैं, दोनों डाइस के ऊपर अपीयर हो रहे हैं, उन दोनों का सम 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह 12 तक, और हर एक सम की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम सैम्पल स्पेस को फॉलो करके शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट केस है कि दोनों नंबर्स का सम 2 होना चाहिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं कितने पॉसिबल केसेस हैं जिनका सम 2 बन रहा है। 1 + 1 2, इसके अलावा अगर देखें 1 + 2 1 + 3 सारे उससे बड़े बनेंगे, 2 किसी का भी सम नहीं बनेगा। तो हमारे पास एक सिंगल आउटकम है जिसका सम 2 बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 + 1 हमारे पास 2 बन जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो भी यही है कि सम 2 आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम्स हमारे 36 हैं और एक ही आउटकम है जिसमें सम 2 बन रहा है, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/36। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है सम = 3। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि कितने आउटकम्स हैं जिनका सम 3 बन रहा है। तो अब हम अपने सैम्पल स्पेस पे चलते हैं। फिर अब सम 3 किसका बन रहा है, 1 + 2 3, इसके अलावा 2 + 1 3, इन दोनों का सम 3 बन रहा है। इसके अलावा बाकी सारे सम 3 से बड़े बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनका सम 3 बनेगा। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2 और टोटल आउटकम्स 36। तो वी आर हैविंग प्रोबेबिलिटी 2/36। इन द सेम वे अब हमें नेक्स्ट सम चाहिए 4। अब 4 वाले हम आउटकम्स काउंट कर लेते हैं। 4 बनेगा 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4। इन तीनों को 3 आउटकम्स में हमारे पास जो सम है दोनों नंबर्स का 4 बन रहा है, बाकी सारे 4 से ज़्यादा बनेंगे। तो हमारे पास 3 फेवरेबल आउटकम हो गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 विल बी 3/36। नेक्स्ट सम 5। नाउ लेट अस सी 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 1 + 4 5। सो हमारे पास ये 4 आउटकम्स हैं ऐसे जिनका सम 5 बन रहा है। सो फेवरेबल आउटकम्स आर 4/36। नाउ वी हैव टू काउंट द आउटकम्स हुज सम इज 6 नाउ। तो 6 सम कहाँ पे बन रहा है, 5 + 1 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6। मतलब ये 1 2 3 4 5 ऐसे आउटकम्स हैं जिनमें सम हमारा 6 बन रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे पास 5/36। अब नेक्स्ट है सम आना चाहिए 7। लेट अस सी द आउटकम्स। अब 7 बनेगा 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 3 + 4 7, 2 + 5 7, 1 + 6 7। तो कितने आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सम जिनका कितने पेयर्स का 7 बन रहा है, 6 पेयर्स का। सो इट्स फेवरेबल आउटकम इज 6 और टोटल आउटकम 36। इट्स प्रोबेबिलिटी इज 6/36। नाउ वी नीड टू फाइंड द आउटकम्स। वो पेयर फाइंड करने अब जिनका सम 8 है। 6 + 2 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 3 + 5 8, 2 + 6 8। कितने आउटकम्स हुए, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 5 ऐसे आउटकम्स हैं जिनका सम 8 बन रहा है। तो 5 पेयर्स हैं, फेवरेबल पेयर्स हो गए 5, टोटल 36। 9 वाले हमारे पास 6 3 9, 5 4 9,
4, 5, 9 and 3, 6, 9. 1, 2, 3 and 4. 4 outcomes are there, 4 pairs are there. तो हमारे पास favorable outcomes हो गए 4 over 36. नेक्स्ट हमें चाहिए सम 10 आना चाहिए, तो वो हमारे पास है 6 + 4 10, 5 + 5 10, 4 + 6 10. तो ये 3 आउटकम्स हैं, 3 पेयर्स हैं जिनका सम 10 बन रहा है. सो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3 और टोटल आउटकम्स 36. प्रोबेबिलिटी 3/36. नाउ 11 सम हमारा सिर्फ 2 केसेस में बनेगा, 6 + 5 11, 5 + 6 11. सो फेवरेबल आउटकम्स आर फॉर सम 11 आर 2 एंड टोटल आउटकम्स आर 36. और 12 सम हमारा सिर्फ एक ही पेयर में बनेगा, 6 + 6 दैट इज 12, और कोई भी पेयर जिसका सम 12 नहीं बनेगा. सो एक ही फेवरेबल आउटकम है 1/36. अगर हम देखें तो पहले प्रोबेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही थी अप टू 6, उसके बाद हमारी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होनी शुरू हो गई. मतलब कि हर एक सम की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स इस केस में नहीं है. तो सेकेंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का पूछा गया है वो इसी पे बेस्ड है. सेकेंड है, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स. उसने कहा कि 11 आउटकम्स है, मतलब 11 सम्स बनते हैं. कैसे? जैसे 2 से लेकर 12 तक है, तो कितने सम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो एक स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है कि इसमें 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं 2 से लेकर 12 तक, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी. डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? नो. जस्टिफाई योर आंसर. ऑब्वियसली हम देख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी सबकी डिफरेंट है. 1/11 किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो इट मीन्स कि इनमें जो आउटकम्स हमारे पास अपीयर हो रहे हैं इनकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं है. बेशक हमारे पास सम जो है वो 11 सम्स हैं यहाँ पे, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं है. तो इसकी जस्टिफिकेशन में हम क्या देंगे कि दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, दैट्स वाई देयर प्रोबेबिलिटी इज नॉट 1/11. सो वी विल राइट हियर दैट these are not equally likely outcomes, क्योंकि सबकी probabilities different है, therefore their probability will not equal to 1/11. Okay, question number 24. A die is thrown twice. एक die को 2 बार थ्रो किया गया. What is the probability that 5 will not come up either time? कि एक बार भी, मतलब ना तो पहले थ्रो में ना ही दूसरे थ्रो में एक बार भी 5 ना आया हो. तो इस केस में हमारे पास अब डाई को 2 टाइम थ्रो किया गया, दैट मीन्स उसके टोटल आउटकम्स हमारे पास 36 होंगे. सो हियर अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, देयरफॉर टोटल आउटकम्स आर 36. ई हम इवेंट मान लेते हैं कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, कि दोनों बार में से एक बार भी 5 नहीं आया. तो प्रोबेबिलिटी इवेंट की हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम. अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 5 कितनी बार आ रहा है, कितने केसेस में, दोनों पे या एक पे कितनी बार आ रहा है, और दूसरे उसके बाद हम देख लेते हैं कि कितने केसेस में 5 अपीयर नहीं हो रहा. तो हम यहाँ पे दोबारा उसी सैंपल स्पेस पे चलते हैं. मेरे पास यहाँ पे बुक पे जो दी हुई है सैंपल स्पेस. अब पहले हम ये काउंट कर लेते हैं कि कितने केसेस हैं जिनमें 5 अपीयर हुआ है. 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ये 5 वाली रो, 7 8 9 10 एंड 11. मतलब 11 पेयर्स ऐसे हैं जिनमें 5 अपीयर हुआ है, चाहे एक बार हुआ है चाहे 2 बार अपीयर हुआ है. तो दैट मीन्स 11 केसेस हैं जिनमें 5 अपीयर हो रहा है. तो इट मीन्स जब बाकी केसेस बच के 36 में से उनमें 5 एक बार भी अपीयर नहीं हो रहा. तो हमारे पास 5 कम्स अप 11 टाइम्स. 11 केसेस ऐसे हैं, 11 पेयर्स ऐसे हैं जिनमें 5 अपीयर हो रहा है. तो 5 कितने केसेस में नहीं अपीयर हो रहा? टोटल 36 है. 36 में से 11 माइनस कर देते हैं, 25 टाइम. मतलब 25 टाइम 5 किसी भी हालत में, मतलब किसी भी थ्रो में अपीयर नहीं हो रहा, ना फर्स्ट थ्रो में ना सेकंड थ्रो में. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अब यहाँ पे हमारे पास फेवरेबल आउटकम, अब यहाँ पे ई जो इवेंट है वो ये है कि 5 एक बार भी अपीयर नहीं हुआ. तो वो हमारे पास कितने केसेस हैं? 25, क्योंकि ये 11 केसेस वो हैं जिनमें 5 अपीयर हो रहा है. हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5 एक बार भी अपीयर नहीं हुआ, तो वो हमारे 25 केसेस हैं. दैट मीन्स तो वो 25 में से कोई भी केस हो सकता है. तो इट मीन्स वी आर हैविंग फेवरेबल केसेस 25 ओवर टोटल 36. तो ये फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी हो गई कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, एक बार भी 5 नहीं आ रहा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 25/36. नाउ सेकेंड पार्ट इज दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कि 5 कम से कम एक बार जरूर अपीयर हो.
कम से कम एक बार का मतलब कि मिनिमम एक बार तो जरूर हो, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, तो उससे बढ़ भी सकती हैं। कम से कम एक 5 जरूर होना चाहिए। अगर किसी केस में 2 है तो वो भी हम काउंट करेंगे, क्योंकि उसमें एक 5 तो आ ही रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबल केसेस हैं कितने हो गए, यहाँ पे वही केसेस आ जाएंगे। पहले हम ये देखते हैं जिसमें एक बार 5 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस केस में दोनों बार 5 है। क्वेश्चन में क्या है कि एट लीस्ट कम से कम एक 5 होना चाहिए, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, तो दैट मीन ज्यादा 2 भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कम से कम एक तो है ना इसमें, इस केस को भी हम काउंट करेंगे। तो ओवरऑल कितने केसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 केसेस ऐसे हैं जिसमें जो 5 है वो कम से कम एक बार। Now second case, let E be event that 5 will come up at least once. At least once, कम से कम एक बार, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हम काउंट कर चुके हैं कि हमारे पास 11 ऐसे केसेस हैं जिनमें कम से कम एक बार 5 जरूर अपीयर हो रहा है आउट ऑफ 36। सो हियर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 11/36। So students, here exercise 15.1 is finished. And in next lecture we will do its optional exercise, that is also important. Okay students, also I want to tell you 2 main points. अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने डाई के भी क्वेश्चंस किए और कॉइन्स के भी। सिंगल कॉइन और सिंगल डाइस के हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट केसेस थे कि या तो कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, डाई को 2 बार टॉस किया गया। तो इस केस में 2 पॉइंट्स को दिमाग में रखना है आपने हमेशा कि इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, अगर किसी कॉइन को n टाइम्स मतलब 2 बार या 3 बार या 4 बार टॉस किया जाए, या n कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाए, मतलब जब 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर लिया या 3 कॉइन्स लिए उनको एक साथ टॉस कर लिया, मतलब सिंगल कॉइन है उसे n टाइम्स एक बार से ज़्यादा बार अगर हम टॉस करते हैं, या एक से ज़्यादा कॉइन्स को एक साथ इकट्ठे हम टॉस करते हैं, तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स बनते हैं वो 2 की उतनी पावर हो जाती है जितने टाइम्स उसे टॉस किया गया या जितने कॉइन्स हैं। मान लो कि एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया गया तो उसके टोटल आउटकम्स 2/3, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 8। अगर कॉइन को 4 टाइम टॉस किया, जब 4 कॉइन्स को हमने एक साथ साइमल्टेनियसली टॉस कर लिया, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स हो जाते हैं 2 की हम उतनी पावर ले लेंगे 16। तो यहाँ पे उतनी हम जितनी टॉसेस होंगी या जितने कॉइन्स होंगे उतने 2 की पावर हो जाएगी। इसी तरह सेकेंड है डाई के केस में, इफ अ डाई इज थ्रोन n टाइम्स और n डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, अगर एक सिंगल डाई को n टाइम्स एक बार से ज़्यादा बार थ्रो किया जाए या एक से ज़्यादा डाइस को एक साथ थ्रो किया जाए, तो उसके जो टोटल आउटकम्स होते हैं, सिंगल डाई के 6 होते हैं आउटकम्स, और जितने टाइम हम थ्रो करते हैं या जितने डाइस हम ज़्यादा लेते हैं, तो 6 टोटल आउटकम्स के लिए 6 की हमने उतनी पावर ले लेनी है। सपोज कि एक सिंगल डाई को, जैसे अभी हमने किया कि सिंगल डाइस को 2 बार टॉस किया, थ्रो किया, तो हमारे पास आउटकम बने थे 6/2, 6 × 6 36। अगर 3 बार टॉस करते तो हमारे आउटकम्स बनने थे 6 × 6 × 6 216। तो इसी तरह अगर 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया तो उसके 36 आउटकम्स, 3 डाइस को साइमल्टेनियसली टॉस किया, थ्रो किया, तो उसके 216 आउटकम्स होंगे। सो इट इज़ एनफ फॉर टुडेज लेक्चर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।